ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे, आघूर्ण। इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स हमने देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियोज को अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था, जो मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, छोटा छोटा जो डेफिनेशंस थे, यूनिट्स थे, वो हमने देखे थे, उसमें वीडियो भी देख लिया था। और दूसरा जो चैप्टर था वो फोर्स एनालिसिस का था, ठीक है, जिसमें हमने लामीज थ्योरम, बीम्स, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम कुछ एक नए टेक्निक के साथ भी हम वीडियोज को देखेंगे। यहाँ पे आपको डेफिनेशन डिस्प्ले होते हुए भी देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन पे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 3 है, आघूर्ण। जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, मूवमेंट। ठीक है, मोमेंट्स, आघूर्ण। अब हम यहाँ पे आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है आघूर्ण, ठीक है। आघूर्ण क्या होता है पहले देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आघूर्ण की तो हम कह सकते हैं बल, जो हमारा बल होता है, अगर किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति रखती है, अगर कोई भी पिंड है हमारे पास, सपोज दैट, और उस पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसको घुमाने की प्रवृत्ति रखती है, यानी टेंडेंसी रखती हो, दिस इज कॉल्ड एज द आघूर्ण। दिस इज कॉल्ड एज द आघूर्ण। यानी उसको सिर्फ क्या करें, उस जो बल हम लगाए हैं उस बल के तहत उसको क्या करें, वो घुमाने की प्रवृत्ति रखती है, मूव टेंड्स कराने की, क्या करने की, घुमाने की प्रवृत्ति रखती हो, तो हमारा कहलाता है क्या, आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। अभी आपको डेफिनेशन यहाँ पे डिस्प्ले होते हुए नजर आएगा बॉटम में, ठीक है। आप वहां से डेफिनेशन देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, ठीक, लिखा होगा आपको, बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे आघूर्ण के स्थान पर घूर्ण आघूर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज द डिस्प्ले, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम। चलिए, आप अगर नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या होता है बल आघूर्ण। अब तो आघूर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया, बल आघूर्ण होता क्या है ये हमने देखा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि बल आघूर्ण को कैसे हम फॉर्मूले के तहत अगर देखते हैं तो क्या होता है, तो हम कहेंगे बल का आघूर्ण इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। बल इंटू लंबवत दूरी, ठीक है। कहां से लंबवत दूरी, बल जहां लगेगा और किसी एक निश्चित बिंदु तक, यहां पे लिख सकते हैं लंबवत दूरी किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर, ठीक है। तो दिस इज द बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम नोटेशन अगर हम बात करें तो इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अगर हम बल को एफ मान लें और दूरी को हम डी मान लें तो हम कह सकते हैं
एम बराबर एफ इंटू डी, एम बराबर एफ इंटू डी। ठीक है, अगर हम बात करें कि कैसे लंबवत दूरी कैसे, तो सपोज करिए ये हमारा बिंदु क्या है, एक ओ है, क्या है ओ, और ये हमारा क्या है, एक लाइन है ए बी, और ये बिंदु सी है, ये 90 डिग्री पे है। अगर यहाँ पे कोई भी फोर्स एफ लग रहा है, अब हमसे कहा जाए कि ओ के और इसके बीच की, जो ओसी के बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। अब हमसे कहा जाए कि ओ के सापेक्ष हमें क्या निकालना है, बिंदु ए बी लाइन का क्या निकालना है, फोर्स निकालना, मोमेंट निकालना है, मतलब आघूर्ण निकालना है। तो हम कह सकते हैं फोर्स कितना है एफ, और डिस्टेंस कितना है, लंबवत दूरी कितनी है उसकी डी, तो एफ इंटू डी। ठीक है, एफ इंटू डी जो कि है, तो यहां से भी समझ सकते हैं एम बराबर एफ इंटू डी, किसके सापेक्ष, किसी एक निश्चित बिंदु कौन सा है ओ, राइट, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, मतलब ओ के सापेक्ष हमने क्या निकाल लिया, उसका मोमेंट निकाल लिया, यानी आघूर्ण निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रफ कर दें इसे। आघूर्ण की इकाई, आघूर्ण की इकाई, ठीक है, यूनिट ऑफ अ मोमेंट, यूनिट ऑफ मोमेंट। ठीक, अगर हम बात करें तो मोमेंट अभी हमारा क्या आया था, एम इज इक्वल टू एफ इंटू डी आया था। डी क्या है, दूरी, यूनिट क्या होती है भाई, मीटर होगी या फिर सेंटीमीटर होगी, ठीक है, या mm, यही होगी। अब बात आती है डी की, सॉरी एफ नहीं, डी, इसको मतलब दूरी लिख दिया, डी हो जाएगा, एफ जो हो गया वो क्या हो जाएगा, बल, बल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और केजी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें एसआई यूनिट की बात करें मोमेंट के, एसआई यूनिट की, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें मोमेंट के, तो एम बराबर कितना हो जाएगा भाई, न्यूटन, और डी कितना हो जाएगा, मीटर, यानी यूनिट कितनी हो जाएगी, मोमेंट की यूनिट यानी आघूर्ण की यूनिट क्या हो जाएगी, ये आघूर्ण हो जाएगा, आघूर्ण की यूनिट हो जाएगी हमारे पास न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। अगर हम सीजीएस में लेते हैं, सीजीएस, सीजीएस का मतलब समझते हैं सेंटीग्राम, और सीजीएस में सेंटीग्राम्स और सेकंड होता है। तो यहाँ पे मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम बराबर हो जाएगी ग्राम्स सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर। अगर हम एमकेएस में लेते हैं तो मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, किग्रा मीटर। ठीक है, किग्रा मीटर, ठीक है, किग्रा मीटर्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये यूनिट्स होते हैं जिन पे अगर हम पूछा जाए वो हमें याद होना चाहिए कि न्यूटन मीटर होता है या किलो न्यूटन मीटर होता भी लिख सकते हैं, वो तो हम 10⁻³ लिख सकते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा इसके बल की जो बल आघूर्ण है उसकी साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है, बल आघूर्ण की चिन्ह। ठीक है, बल आघूर्ण की चिन्ह परिपाटी जिसे हम हिंदी बोलते हैं साइन कन्वेंशन, इंग्लिश में लिख देते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन पहला जो होता है वो दक्षिणावर्त, क्या होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त आघूर्ण। ठीक है, दक्षिणावर्त आघूर्ण जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, दक्षिणावर्त आघूर्ण क्लॉकवाइज मूवमेंट। हम किताब के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ठीक है, हम कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हम जो मान के चलते हैं हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। किताब में कुछ और दिया होगा तो आप उसे, अगर आपको किताब के अकॉर्डिंग चलना है तो आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो चलते हैं वो किस तरीके से चलते हैं, जैसे सपोज है दक्षिणावर्त आघूर्ण, मतलब कि कहने का सेंस मतलब सपोज करिए हमारे पास कोई बीम है। ठीक है, ये हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है और यहाँ पे ये कोई फोर्स लगा रहा है P है, ये L/2 पे है, ये भी L/2 पे है। ठीक है, ये बिंदु A है, ये बिंदु क्या है B है, ये बिंदु C है। अगर ये जो है अगर क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से अगर मूव करता है तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे भाई, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसी फिगर में बता दे रहे हैं वामावर्त आघूर्ण के लिए बारे में भी। अगर वो यही चीज अगर इस तरीके से अगर मूव करता है तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव। तो दूसरा जो हो जाएगा वामावर्त आघूर्ण, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर सपोज दैट जैसे ये चीज है यहां से भी अगर मूव कर रहा है, ये बिंदु उधर की तरफ जा रही है तो कैसा हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा हमारे पास दक्षिणावर्त। क्या हो जाएगा दक्षिणावर्त आघूर्ण। ठीक है, अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसे हम बोल देंगे वामावर्त आघूर्ण। राइट, वामावर्त आघूर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हम वामावर्त को एक नाम से और जानते हैं प्रवाम आघूर्ण। वामावर्त को एक नाम से और जानते हैं, लिख लीजिएगा प्रवाम आघूर्ण। ठीक है, और दक्षिणावर्त को हम एक नाम से और जानते हैं प्रदक्षिण आघूर्ण। प्रदक्षिण आघूर्ण। ठीक है, इन दो नामों से जानते हैं। हमें जो जानना है बेसिकली क्या है, साइन कन्वेंशन के बारे में जानना है कि हमें कैसे कैसे लेना है। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं यानी हम उसको दक्षिणावर्त में लेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब इस तरीके से हम घड़ी की विपरीत दिशा में अगर मूव कर रहा है तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, किताबों में उल्टा दिया है थोड़ा सा, लेकिन हम जो लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे जैसे कि हमने पढ़ते आए हैं पहले से। ठीक है, तो किताबों में क्या दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट रफ कर दें। अगर नोट नहीं किया है तो नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बल के आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बल के आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, बल के आघूर्ण का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, ज्यामितीय निरूपण। कहने का मतलब क्या है हमारे पास, सपोज कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट। अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई भी बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, आप ये ए है, ये ओ है, ये बी मान लो, सी मान लो, राइट है। ए बी सी हमने मान लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये बल लग रहा है एफ, फिगर में यही ऐसे दे रखा है, और ये एंगल हमारे पास थीटा है। एंगल क्या है हमारे पास भाई, थीटा है, ठीक है। अगर हम कहें कि अगर हमें ज्यामितीय निरूपण करना है इसका, तो कैसे करेंगे। ज्यामितीय निरूपण का मतलब कह रहा है कि जो हमारे पास ये बल लग रहा है ना, ये जो हमारे पास क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो अगर हम इसमें मोमेंट देखें किसके सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष। तो बिंदु O के सापेक्ष अगर मोमेंट लग रहा है तो हम कह सकते हैं 2 times ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। बात समझ में आ गई। अगर हम कहें कि इस पूरे जो F लग रहा है, अगर इसका हम मोमेंट लें, हम क्या लें, इसका मोमेंट लें, तो हम देखेंगे कि हमें हमारे पास ये जो ट्रायंगल होगा ए सी ओ का, ठीक है, ए सी या ओ ए सी का जो ट्रायंगल होगा उसका 2 टाइम्स अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो मोमेंट होगा उसके बराबर आएगा। वो कैसे होगा आइए देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एरिया की पहले, तो सबसे पहले मोमेंट क्या हो जाएगा, अगर हम मोमेंट यहां से लें, अगर हम मोमेंट लेते हैं सबसे फर्स्टली, तो क्या हो जाएगा भाई, m इज इक्वल टू एफ इंटू ओ सी। कोई दिक्कत नहीं है, m, ठीक है, m इज इक्वल टू एफ इंटू का ओ सी, यानी ये फोर्स और ओ के सापेक्ष हमने लिया मोमेंट। यहां पे लिख लीजिएगा आघूर्ण ओ के सापेक्ष लेने के बाद, ओ के सापेक्ष लेने पर, ठीक है, ओ के सापेक्ष हम लेंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू ओ सी, एफ इंटू ओ सी। अगर हम ओ सी ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये देखें ए बी, तो हम इसको f को क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू का ओ सी, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स ए बी लाइन पे ही फोर्स लग रहा है। जब ए बी लाइन पे ही फोर्स लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए बी इंटू का ओ सी, ए बी इंटू का ओ सी, ठीक है। तो ए बी इंटू का ओ सी हो जाएगा, तो हम यहां से क्या ये भी कह सकते हैं क्या, 2 इंटू का 1/2 इंटू का ए बी इंटू का ओ सी कह सकते हैं। तो यहां से अगर हम कहें
तो 2 टाइम्स ऑफ द त्रिभुज, 2 टाइम्स ऑफ द त्रिभुज क्या हो जाएगा भाई, ए बी इंटू का ओ सी, तो हम ए ओ बी ले सकते हैं, ए ओ बी 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ए ओ बी, त्रिभुज अब ए ओ बी का क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू का हाइट, ये पूरे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ द त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, जिसका एरिया होगा, ठीक है, और उसको हम 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर उस त्रिभुज में अगर कोई फोर्स अगर बेस में लग रहा है और हमें ओ के सापेक्ष मूवमेंट लेना है, तो उस एरिया का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अगर हम कर देते हैं तो हमारे मूवमेंट की क्या होगा, 12। यही है ज्यामिति निरूपण, यही है क्या, ज्यामिति निरूपण। ये अगर हमें त्रिभुज दिया है तो उसको हमने मोमेंट में कैसे कन्वर्ट किया, 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। जो हमारे पास ट्रायंगल्स गिवन है उसका हमें एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा बिंदु ओ के सापेक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रफ कर देते हैं। नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आघूर्णों का वर्गीकरण। आघूर्णों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम इंजीनियरिंग पर्पज से बात करें, इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं इसको, तो ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका घुमावा गुण, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा नमन आघूर्ण, थर्ड, ठीक है। थर्ड हमारे पास हो जाएगा ऐंठन आघूर्ण, ऐंठन आघूर्ण, ठीक है। तो 3 प्रकार के हम आघूर्ण देखेंगे यहाँ पे इनमें, ठीक है। तो अगर हम पहला बात करें घुमाऊ आघूर्ण की बात करें, ठीक है, तो इसे अगर हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम टर्निंग मोमेंट कहते हैं भाई, टर्निंग मोमेंट, ठीक है। नमन को हम कहते हैं बेंडिंग, इसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग, ठीक है। पहले बात करते हैं घुमाऊ आघूर्ण, ठीक है। घुमाऊ आघूर्ण में क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास सपोज करिए कोई भी कब्जेदार कोई भी चीज है, ठीक है,
यहाँ पे ये कब्जा रखा हुआ है और ये हमारे पास कोई भी सपोज कब्जा यहाँ पे है और इस तरीके से फोर्स लगा रहा है कहीं पे, तो ये इस तरीके से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, घूम जाएगा इस अपने स्थान से, ठीक है, इस बिंदु के सपोज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं घुमाओ आउटपुट। आप थोड़ी देर में आपको डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम डेफिनेशन इसका घुमाओ आउटपुट का, ठीक है। और अगर आपको नोट करना है इसको तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको फिगर डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम राइट साइड कॉर्नर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम नमन आउटपुट की तरफ, यानी बेंडिंग मोमेंट की तरफ। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है एग्जैक्टली, अगर हमारे पास सपोज दैट अगर हमारे पास ये कोई बीम है, ठीक है, और यहां पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगे, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली वो घूमे ना, लेकिन वो थोड़ा सा बेंड हो जाए अपने स्थान से। कैसे, ठीक है, अगर ये बेंड हो जाती है, ठीक है, अपने स्थान से, सपोज करिए डेल्टा डी हो गया, डिफ्लेक्शन आ गया इसमें, तो ये जो बेंडिंग आ रही है ना, अगर ये क्या पी फोर्स लग रहा है एवरेज टेंशन और ये बिंदु है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्या, बेंडिंग मोमेंट, यानी बेंड हो जा रही है चीजें, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन भी इसका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और फिगर भी, ठीक है। डेफिनेशन नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटन आगोर, ठीक है, एटन या मरोड़ जिसे हम कहते हैं, एटन आगोर, राइट। चलिए फिगर भी देख सकते हैं आप, डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे आप, राइट। चलिए अब हम देखते हैं एटन या मरोड़ा आगोर। Suppose that कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, अगर सपोज ये व्यक्ति है तो ये भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये बिंदु इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ट्विस्ट होगा, मतलब घूमेगा, ट्विस्टिंग करेगा या रोटेट करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो फिगर आपको दिखेगा अभी स्क्रीन पे भी, इसका भी, ठीक है, तो आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास वर्गीकरण खत्म होता है, ठीक है। अवगुणों का जो क्लासिफिकेशन था हमने उनको कंप्लीट किया फिगर और डेफिनेशन के तहत। चलिए रफ करते हैं इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग वेरिग्नास थ्योरम। ठीक है,
चलिए वैरेगनांस थ्योरम पढ़ते हैं। वैरेगनांस का प्रमेय, ठीक है, वैरेगनांस का प्रमेय, राइट। अब आपके स्क्रीन पे वैरेगनांस का प्रमेय जो उसका सिद्धांत होगा, डेफिनेशन सहित उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? इस प्रमेय के अनुसार दो समतली बलों के उनके ही तल में स्थित किसी बिंदु पर आघूर्ण का बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग क्या होता है, उनके परिणामी का उसी बिंदु पर आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है, के परिणामी के उसी बिंदु के आघूर्ण के क्या होता है भाई, बराबर होता है, ठीक है। अब आपको उनके टाइप्स भी दिए हुए हैं कि टाइप्स के होते हैं, तो ठीक है। प्रमेय का जैसे कह रहा है कि जब दोनों बल एक ही बिंदुगामी है तब क्या होगा, ठीक है, जब दोनों बल क्या हो, सदृश हो यानी तथा समांतर हो, ठीक, और फिर प्रतिदर्श मतलब असमांतर, ठीक है। चलिए अब इन तीनों को देखते हैं अलग अलग करके। कहने का मतलब क्या है इनके, पहला प्रमेय, पहला क्या कह रहा है, इनमें तीन टाइप्स के होते हैं, तो इसमें जो पहला कह रहा है कि जब दोनों बल एक बिंदुगामी हैं, जब दोनों बल एक बिंदुगामी हैं, ठीक है, ये हेडिंग है। ठीक, जब दोनों बल एक बिंदुगामी हैं, ठीक है। फिगर हम बना लेते हैं, फिगर कैसे बनेगा देख लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, हमने बिंदु ए से ओ को मिलाया, बिंदु बी को हमने किसे मिलाया, ओ से, बिंदु सी को भी किसे मिला दिया, ओ से हमने मिला दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहां से हो जाएगा ये आर हो गया, ये पी हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, पी है, ये क्यू है, ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब देखिए, जैसे बिंदु O है, तो क्या कह रहे हैं कि जब दोनों बल एक ही बिंदुगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर है, मतलब एक ही समतल में हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, देखिए Q और P, ठीक है, P और Q एक ही बिंदु से, हमें लेना है मोमेंट कहाँ पे, यहाँ पे। और हमें क्या कह रहा था भाई कि हमें जो फोर्सेस होंगे और उनके रिजल्टेंट का जो फोर्स होगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे हमें बिंदु O के सापेक्ष अगर हम P और Q का अगर हम लेते हैं, तो हमें R का अगर हम लेंगे मोमेंट, तो O पे भी उन दोनों का क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कहें
अब हम कहें कि मोमेंट लेते हैं किसके सापेक्ष भाई, बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष। अब बिंदु O के सापेक्ष या कैसे लिखते हैं, बिंदु O के सापेक्ष बलों P और Q का आघूर्णों का योग, बलों P तथा Q के आघूर्णों का योग। ठीक है, आघूर्णों का योग बराबर कितना हो जाएगा भाई, अगर हम लिखें तो हो जाएगा P का O के सापेक्ष प्लस Q का O के सापेक्ष आघूर्ण, लिख सकते हैं ऐसे, P का O के सापेक्ष आघूर्ण प्लस Q का O के सापेक्ष आघूर्ण, राइट। P का O के सापेक्ष आघूर्ण और Q का O के सापेक्ष आघूर्ण। तो अगर हम P की बात करें, P कौन सा है भाई, ये है, हमें कहाँ लेना है, इस पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि AOB, देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी ज्यामितीय निरूपण में, क्या पढ़ा था कि त्रिभुज, अगर हम बात करें, हमें P को लेना है किस पे, O पे। तो अगर हम कहें इस त्रिभुज की देख लें, AOB में देखें तो हम P को लेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज को अगर हम कहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और इंटू का 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ज्यामितीय निरूपण में भी अभी हमने पढ़ के आया है। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कह सकते हैं, प्लस Q कहाँ है भाई, ये है, ठीक है। Q कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, अगर हम कहें कि Q ये है तो हमें कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, AOD हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। थोड़ा पानी पी लीजिए। त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल हमने यहां से निकाल लिया है, ठीक है। चलिए भाई, अगर हम देखें त्रिभुज AOB को हम क्या कह सकते हैं, ये P है और ये भी क्या है, P है। तो हम क्या कह सकते हैं, Q वाले अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB इज इक्वल टू त्रिभुज अब हम यहां से ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज AOB इज इक्वल टू त्रिभुज ABC कह सकते हैं कि नहीं। देखिए AOB को ABC कह सकते हैं। P को हमने लिया है यहाँ पे, इसको भी हमने किस पे लिया है, P पे। तो अब हमने यहाँ पे भी क्या ले लिया, P पे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ड्यू टू सिमेट्री क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, राइट। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, त्रिभुज ABC की, ठीक है। त्रिभुज ABC की बात करते हैं तो त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा ACD, त्रिभुज ACD ड्यू टू सिमेट्री। क्यों, क्योंकि अगर P इस पे बनना था, P इस पे भी बनना था, Q इस पे भी बनना था, Q इस पे भी बनना है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC इज इक्वल टू त्रिभुज ACD, ठीक है, ACD, राइट। तो अगर हम कहें कि AOB को हम क्या लिख सकते हैं भाई, AOB को हम क्या ले सकते हैं, त्रिभुज, देखें अगर हम यहां से लिखें तो 2 कॉमन कर लें, ठीक है, AOD को हमें दीजिए। अब इसको हम लिख लें
तो ए बी सी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा, का क्षेत्रफल प्लस 2 टाइम्स ऑफ द त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल, ये तो उतना ही रहेगा। इसको रफ करके प्लस ऊपर का एरिया, ऊपर के एरिया थोड़ा रफ कर देते हैं, आपने नोट कर दिया होगा। ठीक है, तो अगर हम कहें तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 इंटू त्रिभुज, अब हमने ए बी सी को क्या लिखना है, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 टाइम्स ऑफ द त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल, राइट। अगर आप हम यहां से 2 कॉमन कर लें तो देखिए क्या है, ए सी डी त्रिभुज ए ओ डी, अब यानी ये पूरा एरिया आ रहा है, ये सपोज वो है, ठीक है। अब ये पूरा एरिया आ रहा है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ सी, कह सकते हैं क्या, तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ सी। त्रिभुज ए ओ सी का जब क्षेत्रफल हम ले लेंगे, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो त्रिभुज ए ओ सी कैसे, देखिए अगर हमने ए सी डी का क्षेत्रफल लिया, फिर हमने इसमें ए ओ डी का क्षेत्रफल को ऐड कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ सी का भी क्षेत्रफल उसके क्या होगा, बराबर होगा। और 2 दोनों में कॉमन, तो मैं 2 क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब ये देखिए ए ओ सी क्या है, किसके रिजल्टेंट पे आ रहा है, आर का आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ द त्रिभुज ए ओ सी जो है वो हमारा क्या आ रहा है, बिंदु O के सापेक्ष परिणामी R का आघूर्ण है, कह सकते हैं बिंदु O के सापेक्ष परिणामी R का आघूर्ण है। आघूर्ण है, ठीक है। चलिए आज समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया, P और Q को हमने अलग अलग निकाला और हमने क्या कहा था कि 2 बिंदुओं, कोई भी अगर हमारे पास कितने भी बिंदु हों, अगर उनका परिणामी हमें पता हो तो उन बिंदुओं का आघूर्ण अगर हम किसी बिंदु के सापेक्ष लेते हैं, तो सभी बिंदुओं का आघूर्ण लेते हैं, तो उन सभी बिंदुओं का बीजगणितीय योग, मोमेंट जो आघूर्ण का योग उस रिजल्टेंट के आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। ये हमारा कहता है क्या, वेरेनस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट रफ कर देते हैं, यही मेन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ज्यामिति निरूपण यूज होता है, ठीक है। राइट, दूसरा क्या है, द्वितीय केस क्या है कि अगर हमारे पास कहे कि दूसरा केस कह रहा है जब दोनों बल सदृश यानी समदिश यानी समांतर है। केस 2, जब दोनों बल सदृश तथा समांतर हो। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी बिंदु O है, कोई भी बिंदु क्या है, O है, ठीक है। मान लीजिए सपोज करिए ये है, ठीक, ये है हमारा बिंदु O, राइट। ये बिंदु क्या हो गया हमारे पास, O है, राइट।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बिंदु यहाँ पे ये P है, ये फोर्स P है, ये भी क्या है Q है, दोनों समांतर है और समान दिशा में है। सदिश का मतलब समान दिशा। ठीक है, तो इसका जो परिणामी होगा यानी रिजल्टेंट होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा R इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, P प्लस Q के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि O है, अगर हम इसको कुछ भी मान लें तो C हो जाएगा, यहाँ से इसको A मान लेते हैं, A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, A B C मान लिया। तो बस जैसे हमने अभी अभी प्रूव किया है सभी को, बस उसको भी इसी तरीके से देखेंगे कि जो P का हम यहाँ पे O के सापेक्ष लेंगे और Q का O के सापेक्ष लेंगे, और R का जब हम इसको हम जब दोनों निकालेंगे तो हम देखेंगे कि R जो रिजल्टेंट होगा P प्लस Q के बराबर होना चाहिए। यही हमारे प्रश्न है क्या सदिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्थिति क्या कहती है, केस थर्ड, जो मेन था हमने उसको प्रूव करा दिया है। ठीक है, केस थ्री, केस थ्री में क्या कहता है कि हमारे पास जो बल होना चाहिए ना, तृतीय केस कहता है कि जब दोनों बल असदृश हो यानी प्रतिदिश, जब दोनों बल असदृश तथा क्या होना चाहिए तथा समांतर हो, तब हम क्या कह सकते हैं, तब हमारा जो फिगर होगा वो किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि सपोज दैट हमारे पास ये है। ठीक है, ये बिंदु क्या हो जाएगा, O है, ये बिंदु क्या है, O है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज दैट कि ये हमारे पास Q हो जाए, C मान लो, और ये P हो जाए, ठीक है, B, और यहाँ पे A हो जाए, क्या हो जाए, A हो जाए। ठीक है, तो जब A हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहां से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये कब केस होगा, जब हमारे पास P ग्रेटर देन Q हो, P ग्रेटर देन Q हो, हम कह सकते हैं P माइनस, तब फोर्स कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ, तभी तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ मिल गया या आर को। ठीक है, तो इसका भी जब हम डिस्टेंस की बड़े लेंगे तो इसका फोर्स लेंगे, इनका मोमेंट लेंगे, P का इसके सापेक्ष, Q का इसके सापेक्ष लेंगे, तो हम इसको प्रूव करके लेके आना है कि R जो रिजल्ट P माइनस Q का जो परिणामी है, मतलब कि मोमेंट आना चाहिए, वो वही क्या कहलाएगा, R के बराबर। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारे पास। अब हम इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को भी पता चले। और हम अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें या और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। ठीक है, हमने आज इतना पढ़ लिया, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अवगुणों का व्यापीकरण प्रमेय, उसके आगे का हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके तहत। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।